गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट अर्थात एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट सिविल थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चों। एक बार फिर से मैं आपके सामने यूनिट 2 एंड 3 पे हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि बीच में बीटी बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा, तो उसी के मद्देनज़र बच्चों हम लगभग 3 यूनिट कवर हो चुकी थी, लेकिन हम फिर से रिकेप में आ रहे हैं क्योंकि जो है कि जो क्वेश्चन आपको जो चैप्टर यूनिट मैंने पढ़ा दिया उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये 2.11 बच्चों मतलब यूनिट 2 पे, पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 पे जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं देखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और बाकी हम डिटेल में इस यूनिट को तो चर्चा कर ही चुके हैं, यूनिट 3 तक डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसे क्वेश्चन दे सकता है निर्धारण के लिए आवश्यक प्राकलन का प्रकार है। ठीक है, निर्धारण के लिए आवश्यक प्राकलन का प्रकार है। कौन सा होता है प्राकलन जो कि हम निर्धारण करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को निर्धारित करने के लिए जो प्राकलन करते हैं वो कौन सा प्राकलन होता है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसका निर्धारण सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को शुरुआत करने से पहले हम एस्टीमेट बनाते हैं। अब एस्टीमेट भी मैंने बताया था 2 प्रकार का बनाते हैं, एक प्रिलिमिनरी बनाते हैं और एक डिटेल बनाते हैं। तो मोटे तौर पर जो रफली हम एक मोटा मोटा आकलन करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है उसकी अनुमति ली जा सके, ठीक है ना, सेक्शन लिया जा सके। तो उसके निर्धारण करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को निर्धारण करने के लिए मतलब शुरुआती चरण के लिए जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले के लिए हम जो एक रफ टाइप प्राकलन करते हैं वो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। जब ये हो जाता है वहाँ से एक मोटा आकलन हम कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना खर्च लगेगा, तब हम जो है जब प्रोजेक्ट प्रस्तावित हो जाता है तो उसका हम डिटेल से एक एस्टीमेट बनाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे निर्धारण के लिए आवश्यक प्राकलन का प्रकार है, तो यहाँ पे आपका कौन सा प्राकलन होगा, प्रारंभिक प्राकलन होगा, मतलब रफ प्राकलन होगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होगा क्या स्टूडेंट, प्रारंभिक प्राकलन, प्रारंभिक प्राकलन। ठीक है, प्रारंभिक प्राकलन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बच्चों देखिए, कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं किए जाते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो बच्चों कुर्सी क्षेत्रफल निकालते समय हम कोर्टयार्ड, जिसे आप आंगन बोलते हैं, आंगन का क्षेत्रफल हम शामिल नहीं करते हैं। कोर्टयार्ड आंगन क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, आंगन क्षेत्रफल शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कुर्सी क्षेत्रफल में आंगन या कोर्टयार्ड जो है शामिल नहीं किया जाता है। फर्श क्षेत्रफल कुर्सी क्षेत्रफल की तुलना में होता है। जो फ्लोर एरिया होता है, फर्श क्षेत्रफल होता है, वो कुर्सी क्षेत्रफल की तुलना में 30 से 40% जो है अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कंपैरिजन में 30 to 40% अधिक होता है। ठीक है बच्चों, 30 से 40% क्या होता है, अधिक होता है। कौन सा, कुर्सी क्षेत्रफल फर्श क्षेत्रफल की तुलना में होता है, अधिक होता है, 30 से 40% होता है। नेक्स्ट, कारपेट क्षेत्रफल बराबर होता है। कारपेट क्षेत्र खूब पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कारपेट क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, फर्श क्षेत्रफल, फर्श क्षेत्रफल माइनस संचरण क्षेत्रफल, संचरण क्षेत्रफल के। ठीक है, तो जो कारपेट एरिया होता है, जो कारपेट एरिया होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो फ्लोर एरिया के, जो टोटल फ्लोर एरिया होगा
फ्लोर एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए जो रूम है, ठीक है, अब रूम के जो अंदर के है, मतलब कि वो जो दीवार है, चारों ओर जो दीवारें होंगी, उस दीवारों से अंदर की तरफ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा? वो कुर्सी क्षेत्रफल, वो फर्श क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब बच्चों कि कोई एरिया है, जैसे आपका मकान है, उस मकान में देखिए जो चारों दीवार है, वो उस दीवार के अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है? फर्श क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब दीवारों से अंदर का जो क्षेत्रफल होता है वो फर्श क्षेत्रफल कहलाता है। तो फर्श क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। उसमें से हम माइनस कर देंगे संचरण क्षेत्रफल। संचरण क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर एरिया। ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं सर्कुलर एरिया बोलते हैं, सर्कुलर एरिया बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर एरिया। संचरण क्षेत्रफल, संचरण मतलब बच्चों क्या? संचालन वाला क्षेत्रफल। संचालन वाला क्षेत्रफल मतलब कि जिसमें आप लोग चलते हैं, वह क्षेत्रफल, मकान का वह क्षेत्रफल जिसमें आवागमन का हो। जैसे आप गैलरी देखिए, जिसमें जो जैसे गैलरी होते, आने जाने का जो रास्ता होता है, वो क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वो क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसमें? फर्श क्षेत्रफल में वो माइनस कर देंगे। तो वो जो बचेगा वो कहलाएगा बच्चों क्या? कारपेट क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संशोधित प्राकलन आमतौर पर तैयार किया जाता है जब, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था बच्चों कि रिवाइज्ड प्राकलन जो होता है, संशोधित प्राकलन मतलब रिवाइज्ड प्राकलन को हम तब अनुमति देते हैं जब हमारा जो हमने मूल एस्टीमेट बनाया था, उस मूल एस्टीमेट में अगर उस मूल एस्टीमेट का 10% लागत बढ़ जाए। मतलब जब मान लीजिए हमने एस्टीमेट बनाया, पहले प्राकलन तैयार किया था, ठीक है, एस्टीमेट बनाया था, तो उस समय लागत जो थी मान लीजिए 10 लाख थी, लेकिन कुछ समय बाद, उस समय जब प्रोजेक्ट चलने लगा तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मटेरियल की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मैन पावर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। उसके कारण क्या हो जाएगी? हमारी जो मूल लागत थी उससे 10% ज़्यादा लागत जो है आ जा रही है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारी कास्ट जो है बढ़ जा रही है, जो पहले हमने एस्टीमेट तैयार किया था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पुनः अनुमति प्राप्त करना होगा, सेक्शन करवाना होगा इंजीनियर के द्वारा, विभाग में PWD के पास भेजना होगा, फिर वहाँ से अनुमति मिलेगी, फिर जो है हम कराते हैं। तो वो कितना होगा? जब जो है रिवाइज्ड प्राकलन की आवश्यकता कब होगी? जब 10% से ज़्यादा हो जाए अपनी मूल लागत से, तब। तो ध्यान रखिएगा, 10% से अधिक अगर हो जाता है तब जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल या चबूतरे का क्षेत्रफल के आकलन में इस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। खुला क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया था कि ओपन एरिया जो होगा, कोर्टयार्ड एरिया होगा, वो शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोर्टयार्ड आप कह सकते हैं, कोर्टयार्ड एरिया, आंगन क्षेत्रफल कह सकते हैं, या ओपन एरिया। ध्यान रखिएगा, ओपन एरिया अगर होगा तो ये जो है शामिल नहीं किया जाता है। सभी फर्शों का क्षेत्रफल जो दीवारों के बीच में होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो रूम है, उस रूम के जो दीवार है, उस दीवार के अंदर का क्षेत्रफल जो होता है वही फर्श क्षेत्रफल। यही कह रहा है, सभी फर्शों का क्षेत्रफल जो दीवारों के बीच में होता है, दीवारों के बीच में होता है, तो वो क्या कहलाता है? फर्श क्षेत्रफल। तो यही अभी आपको मैंने बताया भी था, फर्श क्षेत्रफल, ठीक है, फर्श क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे यथार्थ प्राकलन होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट को आवश्यक निर्धारण के लिए तो प्रारंभिक प्राकलन होगा, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट को प्रस्तावित कर देते हैं उसके लिए हमें डिटेल में एस्टीमेट बना के पास कराना होता है। तो सबसे शुद्धतम प्राकलन जो होता है आपका कौन सा होता है? डिटेल प्राकलन या विस्तृत प्राकलन होता है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? विस्तृत प्राकलन, विस्तृत प्राकलन, ठीक है बच्चों, विस्तृत प्राकलन। क्लियर हो गया? तो ये यूनिट 2 से लगभग जो भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड बन सकते थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करें। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम यूनिट 3 पे हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव मॉडल के हिसाब से। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।